ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने पिछली क्लास का हम क्विकली रिव्यू करें थोड़ा सा। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कास्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ा। फिर कास्टिंग किसको बोलते हैं, कास्ट अकाउंटिंग क्या है, कास्ट अकाउंटेंसी क्या है। देन हमने क्लासिफिकेशंस की क्लासिफिकेशन हमने देखा कि सेवरल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कास्टिंग के, प्रोडक्ट के हवाले से, उसके वॉल्यूम के हवाले से, उसकी नेचर के हवाले से, तो इसके बिहेवियर के हवाले से। ये बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया था। उसमें हमने इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी कि वेरिएबल का जो है पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहती है, इन टोटल जो है वो वेरी करती है। फिक्स कास्ट जो है टोटल कांस्टेंट रहती है, लेकिन पर यूनिट वेरी करती है। विद एग्जांपल्स हमने देख लिया था। देन हमने एंड पे जो है इसका फ्लो देखा था कि जो है बेसिकली फ्लो बन कैसे रहा होता है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा लिंक करते हुए हम आगे चलते हैं और इन चीज़ों का देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने बेसिकली कवर करना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ रहे होते हैं एग्जाम में। वो बेसिकली होता है कैलकुलेशन बेस। आपकी ग्रिप चेक की जा रही होती है कि आपके कास्ट के कंसेप्ट कैसे हैं और आप कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आपका कास्ट के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं, लेट्स सपोज इसमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सी होती है, और फिर डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है या फुल कॉस्टिंग क्या है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम इसको मूव करेंगे सीवीपी एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस में हमने पढ़ना है कि सीवीपी एनालिसिस होते क्या हैं, और ब्रेक इवन एनालिसिस को देखेंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। देन एंड पे हम इसके एमसीक्यूज करेंगे जो बेसिकली इस पर डिपेंड कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने इसमें के फार्मूलाज देखेंगे, यहाँ पे आगे फार्मूलाज बन क्या रहे हैं वो हम नोट कर लेंगे। वो फार्मूला आपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते जाने और हम इंशाल्लाह कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। और ये मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो देखने में है कि पेपर में पूछे जा रहे होते हैं और वो ज़्यादा रिलेट कर देते हैं सीवीपी एनालिसिस टॉपिक के रेलिवेंट, यानी कॉस्ट वाली प्रॉफिट एनालिसिस जो हम करते हैं उसके रेलिवेंट ब्रेक इवन एनालिसिस हो रहा होता है। ठीक है, उसमें क्या है, सेफ्टी ऑफ मार्जिन, ये सारे कंसेप्ट आज इसमें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो बिफोर कमिंग टुवर्ड्स द टॉपिक सीवीपी एनालिसिस, हम ये देखते हैं जी व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कोई बता सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? अगर हम यूनिट की बात करें, इसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो हमने 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 3 एलिमेंट को डिस्कस किया हुआ है। 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर 1 इज मटेरियल, नंबर 2 इज लेबर, नंबर 3 इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये 3 एलिमेंट बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाएंगे। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो कैसे रही होती है? पर यूनिट तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल लेट्स सपोज आप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो उनकी एक अकोमोलेटेड कॉस्ट आ रही होगी। वो अकोमोलेटेड कॉस्ट जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट होगी, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, इसको देख लेते हैं। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो इसमें जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें हमने रट्टा तो लगाया होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसे ऐसे कैलकुलेट होती है जी, मटेरियल लिया जाता है ओपनिंग क्लोजिंग और इसमें लेस करके हम कर लेते हैं। लेकिन इसके मैंने जो नोट किया, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट नहीं होते कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या करंट मैन्युफैक्चरिंग का पूछा जाए तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, तो स्टूडेंट्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको नहीं बता सकते, डिफाइन कर सके भाई। तो उसकी रीज़न क्या होती है, तो उन्होंने कंसेप्ट को लर्न नहीं किया और चीज़ों को रट्टा तो लगाया हुआ है, फॉर्मेट को, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मेट को रट्टा तो लगाया हुआ है, लेकिन क्या है कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब इसमें हम इसको देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने जब मटेरियल की बात की, तो मटेरियल हमने 3 ही एलिमेंट है ना, तो मटेरियल कैसे कैलकुलेट होगा। डेफिनेटली मटेरियल आपके पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़ा होगा जब आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, तो मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री ली जाती है जी। ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजिंग ड्यूरिंग द पीरियड, जो भी आपने परचेजेस की हैं वो इसमें ऐड होंगी और फिर इसमें से लेस करेंगे हम
मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस तरह से ये आ जाएगा हमारे पास मटेरियल कंज्यूम। ओके, ये मटेरियल कंज्यूम्ड आपके पास आ गया, आपने कैलकुलेट कर लिया। ये क्वेश्चन आ भी सकता है जी, आपको लेट्स सपोज मटेरियल कंज्यूम दिया गया, आपको कहे परचेजेस कैलकुलेट करके बताएं, तो इस तरह से आप इन वैल्यू को, बाकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप बैलेंसिंग फिगर परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों फिगर गिवन है तो आप मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको रिमेंबर कर रखनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे जो ये मटेरियल आ रहा है ये टोटल मटेरियल है। ठीक है, अगर तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो आप अज्यूम करेंगे कि ये टोटल मटेरियल और इसमें इनडायरेक्ट लेस होने वाला है। इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो किसका पार्ट होता है जी, ओवरहेड्स का। ठीक है, अब आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आया है, ये डायरेक्ट मटेरियल आपके पास आया है। ठीक है, ये जो फिगर होगा इनडायरेक्ट मटेरियल का, ये हम यहां से लेस कर देंगे और इसको शो कहां पे करेंगे जी, ओवरहेड्स में। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं जी मटेरियल की कंजम्पशन क्या है। अब आपको पता ही है कि इसमें हम ऐड कर देते हैं जी डायरेक्ट लेबर। लेबर में भी ऐसे ही होता है, अगर डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन गिवन है तो डायरेक्ट लेबर आप ले लेंगे, लेकिन अगर उसने आपको सिर्फ लेबर बताया, इनडायरेक्ट लेबर की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी डायरेक्ट लेबर में जो इंक्लूड है वो इनडायरेक्ट लेबर भी है, तो इनडायरेक्ट लेबर अगर है तो आप उसको लेस करेंगे फिर इनडायरेक्ट लेबर को, क्योंकि हमने इसको ओवरहेड्स में दिखाना है। अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो, अदरवाइज आप उस जो भी लेबर है उसको डायरेक्ट ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये आपका आ जाएगा जी। इसके बाद आपके आ जाएगा जी ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हम इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, देन इसमें सैलरीज भी आ जाएंगी, इनडायरेक्ट लेबर आ गई, सैलरी सुपरवाइजर वगैरह की सैलरीज आ जाएंगी। ठीक है, ये ऐड अप हो जाएंगी। अब ये जो तीन एलिमेंट आपके यहाँ पे पूरे हो गए। ठीक है, अब आपका मटेरियल कंज्यूम भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गई, ओवरहेड्स भी आ गए। ओवरहेड्स में और भी नंबर ऑफ ओवरहेड्स होते हैं, हम शॉर्ट कर रहे हैं इसको, तो ये आपकी क्या कहलाएगी जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसको करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, यानी करंट इस माह में या इस ईयर में या इस किसी भी एक पीरियड में आपकी जो करंट कास्ट आई है वो ये है। और तीन एलिमेंट आपने देख लिया, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर आ गई हमारे पास, और नंबर 3 क्या है जी, ओवरहेड्स। तो हमने तीनों एलिमेंट ले लिए। ठीक है, और ये हमारी बन गई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको हम बोलते हैं करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, कि आपको कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में आपकी कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ जो है वो ये इंकर हुई है। ये ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द ईयर है, अगर क्वार्टर की कर रहे हैं तो क्वार्टर की है। अब यहाँ से हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर फिर किसको बोलेंगे जी, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से आगे चलते हैं। ठीक है, ये तो आपकी कॉस्ट आ गई जो आपने उस पीरियड में प्रोडक्शन की, उसकी कॉस्ट आ गई करंट उस पीरियड की। अब आपका पीरियड्स आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, आपको हो सकता है पिछले महीने में कोई वर्क इन प्रोसेस ऐसा काम, अब इसमें मैं बता ऐड करते हैं जी
वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री। ये ऐड करते हैं और लेस करते हैं जिसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री बोल रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री बोल रहे हैं, कुछ भी आप इसको क्लोजिंग स्टॉक कह लें। अब ये आप क्या कैलकुलेट हो जाएगा जी आपका कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसको मैं आपको थोड़ा के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकी टर्मिनोलॉजी की मीनिंग क्या है। हमने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर ली थी जी, मटेरियल ये है, लेबर ये है, ओवरहेड्स ये हैं हमारे, ठीक है। और हमने कहा जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी ये कैलकुलेट होगी। अब इसमें हमने ऐड किया वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस भी बोला जाता है, वर्क इन प्रोसेस भी बोला जाता है। ये व्हाट इज वर्क इन प्रोसेस? बेसिकली वर्क इन प्रोसेस क्या है कि पिछले पीरियड में, किसी भी पीरियड में, मंथ में या ईयर में कोई ऐसा काम जिस पे आपने मटेरियल ड्रा किया हो, कुछ लेबर ने काम किया हो, लेकिन वो प्रोडक्ट कंप्लीट ना हुई हो, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेट्स सपोज ये मार्कर या बना रहे हैं। अब क्या हुआ है कि आपने इस पे मटेरियल ले लिया, ये प्लास्टिक ले ली, सारा कुछ इंक कर लिया। अब इस पे लेबर ने कुछ काम किया जो इसको शेप दे दी है, ये ठीक है, ये मशीन पे जो काम किया होगा लेबर ने इसको शेप दे दी होगी, लेकिन ये प्रोडक्ट उस महीने में फाइनल नहीं हुई, ठीक है। ठीक है, ये इसमें स्याही नहीं है, इसको हम लिख नहीं सकते, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। इस पीरियड में आपका पीरियड क्लोज हो गया, तो ये प्रोडक्ट आपकी क्या कहलाएंगी? वर्क इन प्रोसेस। अब इस पे जो कॉस्ट इंकर हुई होगी हमारी मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की, वो प्रपोर्शन कर लेंगे, जितना परसेंटेज ये कंप्लीट होंगी उतना परसेंटेज कंप्लीशन के साथ हम ले लेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री जो पिछले जो पड़ी हुई थी, ठीक है, पिछले पीरियड से आई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? जो इस पीरियड में आपने ऐसा काम किया हुआ है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे आपका मटेरियल लेबर लगी हुई है, कुछ ओवरहेड इंकर हुए हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुई, वो प्रोडक्ट्स आपकी कंप्लीट नहीं हुई। अब ये आपका पीरियड जो कहलाएगा ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री है, ठीक है। इस पीरियड के एंड के पास जो भी आपके पास एक वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट आ रही होगी, उसको आप लेस करेंगे, ओपनिंग को ऐड करेंगे, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। यानी ये वो कॉस्ट है जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चरिंग की है, उनकी कॉस्ट ये है, ठीक है। हमने इस पे भी कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी ना, ठीक है, और कुछ कॉस्ट इस पे भी इनकर हुई होगी। तो हमने कहा कि जो भी हमने गुड्स बनाई, चाहे वो कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उन पे हमारी कॉस्ट इतनी इनकर हुई है, तो ये कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। जब भी आपसे कैलकुलेशन पूछी जाए कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका मतलब कि उसने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की बात की है और करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछ रहा है। लेकिन वो अगर वो पूछता है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी जो आपने गुड्स बना ली हैं उन पे आपकी कॉस्ट कितनी है, तो फिर आप इसमें ये इम्पैक्ट भी लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे और लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री को। तो आप कहेंगे जी दिस इज द अमाउंट ऑफ माय कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, यानी मैंने ये गुड्स जो है मैन्युफैक्चर की हैं ड्यूरिंग द पीरियड। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये तो होगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है? अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे जी, आप कहेंगे जी इसमें मैं फिर ऐड कर लेता हूं, क्या ऐड करेंगे जी, वो फिनिश गुड्स, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री। आप कहेंगे जी मैं इसमें ऐड कर लेता हूं वर्क फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री और लेस कर देता हूं फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये जो आपका फिगर कैलकुलेट हो गया आएगा, तो ये आपका क्या है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब व्हाट इज
फिनिश गुड्स, जैसे हमने वर्क इन प्रोसेस की बात की कि वो गुड्स हैं जो ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीट नहीं हुई लेकिन उसमें हमने मटेरियल लेबर ओवरहेड्स इनकर किए हुए हैं, तो वो तो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस होगी। अब हमने कुछ पीरियड में गुड्स ऐसी हैं जो कंप्लीट कर ली होंगी लेकिन वो सेल आउट नहीं हुई होंगी, हमारे स्टोर में पड़ी हुई हैं, अब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वह कहलाएगी फिनिश गुड्स। यानी जो गुड्स हमने फिनिश कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी, उनकी ओपनिंग इन्वेंट्री पिछले पीरियड की वैल्यू ये है, वो ऐड अप हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लेस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग इन्वेंट्री। अब कुछ इस पीरियड में, जिस करंट पीरियड में आप चल रहे हैं, उस पीरियड में कुछ ऐसी गुड्स होंगी जो आपने कंप्लीट तो कर ली हैं, उनमें काम कंप्लीट है, रेडी फॉर डिस्पैच है, लेकिन वो डिस्पैच या सेल ऑफ नहीं हुई, तो वो वैल्यू जो पड़ी होगी आप उसमें से लेस कर लेंगे, तो आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। यानी ये वो कॉस्ट है जो आपने जो गुड्स सेल की है उनकी कॉस्ट ये है। ठीक है, जो भी आपने गुड्स सेल की हैं उनकी कॉस्ट ये है। लेट्स सपोज आपने सेल की हैं गुड्स जी 1 लाख की, ठीक है, और उस पर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप आए जी 80,000 पे। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 80,000 की है और सेल आपकी 100 की है, तो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं ना जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 20,000। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा जी, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल बनता है जिसमें हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसको बोलते हैं, ये कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। ये कैलकुलेशन बेस आपसे सिनेरियो दे के पूछा भी जा सकता है, समटाइम क्वेश्चन में आ भी रहा होता है। अब एक थोड़ा सा और भी बात क्लियर कर दूं कि प्राइम कॉस्ट किसको बोलते हैं जी, मटेरियल प्लस लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, ये आपकी प्राइम कॉस्ट कहलाती है। फिर एक कंसेप्ट आता है जी व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट, सीसी जिसको बोलते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट क्या आती है जी, लेबर प्लस ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, आपकी कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। ओके जी, सर ये डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है कन्वर्जन कॉस्ट में? कितनी डायरेक्ट लेबर है, कन्वर्जन कॉस्ट की सर बात कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड है। यस यस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यस यस, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपके जितने भी आ रहे होते हैं वीओएचएस में जो इनकर हो रहे होते हैं वो आपके कन्वर्जन कॉस्ट में आ जाते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट यानी आपको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कन्वर्ट किया, जो मटेरियल है उसको कन्वर्ट करने पे क्या कॉस्ट इनकर हुई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी अब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्ट के बारे में कोई बता सकते हैं क्या है जी, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, इसको फुल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये बेसिकली कॉस्टिंग मेथड कह रहे हैं या टेक्निक कह रहे हैं, ये एक टेक्निक अडॉप्ट की जाती है या एक मेथड अडॉप्ट किया जाता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं। ठीक है, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करना चाह रहे हैं, कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। तो ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसको हम फुल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। इस सिस्टम में हम क्या करते हैं जी, हम कहते हैं जी मटेरियल, लेबर 5 रुपये 10 रुपये, और इसमें आपके VOH आ गए जी 5 रुपीज, फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके आ गए जी 5 रुपये। अब आप ये टोटल कॉस्ट क्या कहलाएगी जी, फुल कॉस्ट कितनी होगी जी 25,
अब इसमें क्या कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर हो रही हैं आपके पास उनके आप सारी कॉस्ट एलोकेट करते हैं, ठीक है। मटेरियल भी, लेबर भी, वीएच भी और एफओएच भी, ये क्या कहलाती है, फुल कॉस्ट, ठीक है। या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यानी सारी कॉस्ट हमने प्रोडक्ट पे अब्जॉर्ब कर दी है। आपने सारे मटेरियल की कॉस्ट, ओवरहेड की लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट वेरिएबल है और फिक्स हैं, आपने अब्जॉर्ब कर दी है ऑन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में चार्ज कर दी है सारी कॉस्ट, ठीक है। तो इसलिए कहलाती है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या फुल कॉस्टिंग, ठीक है। इस तरह होता है। एक और एंगल से आपको इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज आपकी ये कास्ट है, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कास्ट आपकी किस तरह से होगी। एक नंबर वन, अगर डिवाइड करें, ब्रॉडली डिवाइड करें कास्ट को, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे होते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे होते हैं ना डिवीजन। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और दूसरी तरफ कौन सी होती है जी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। इसको पीरियड कास्ट भी बोलते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कास्ट पीरियड कास्ट भी कहलाती है। पीरियड कास्ट। अब ये जो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसमें क्या होता है और वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है, ये बेसिकली जो इनके दरमियान डिफरेंस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये डिफरेंस है क्या है इसमें। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या आ जाता है जी, मटेरियल, लेबर। ये जब भी मटेरियल की बात होगी ना तो ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है जी, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल निकल के फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। इनडायरेक्ट लेबर भी निकल के, क्योंकि आपने पूरा पेरोल इनकर किया होता है, उसमें से आप देखते हैं डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट आप ले जाते हैं, प्राइम कास्ट का पार्ट बनाते हैं, और इनडायरेक्ट को आप कन्वर्जन में ले जाते हैं, ओवरहेड्स में जाके चार्ज करते हैं। अब ये जो तीनों कास्ट है आपकी, ठीक है, ये प्रोडक्ट कास्ट कहला रहे थे। अब क्या किया हमने, अब्जॉर्प्शन कास्टिंग में सारी कास्ट अब्जॉर्ब कर दी है प्रोडक्ट पे। या एक और जो फ्लो की तरह हमने जब देखा था, जो फ्लो हम पढ़े थे, ये क्या कहला किधर आ जाएगी, कास्ट वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक है, जो भी मटेरियल इशू हो रहा था वर्क इन प्रोसेस में जाता है, जो भी लेबर लग रही थी वर्क इन प्रोसेस पे लग रही होती है, तो फिक्स ओवरहेड वर्क इन प्रोसेस पे एलोकेट हो रहे होते हैं, और जो कंप्लीट होती जाती हैं वो फिर फिनिश गुड्स और उसमें चली जाती हैं। अब यहाँ से वर्क इन प्रोसेस से जो कंप्लीट होंगी वो किस में जाएंगी, फिनिश गुड्स में चली जाएंगी। ठीक है, फिनिश गुड्स में आ गई। और यहां से ये फिनिश गुड में जो सेल हो रही होती है हमारे के प्रॉफिट एंड लॉस में ये चली जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरह, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाती है जी CGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट होके प्रॉफिट एंड लॉस में आ गई। और यहाँ से ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीरियड कॉस्ट होती है, जिसमें आपके एडमिन एंड सेलिंग वगैरह मार्केटिंग के खर्चे जो आ रहे होते हैं, यहाँ से आके प्रॉफिट एंड लॉस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने क्या किया कि सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट पे डाली, वर्क इन प्रोसेस में लेके वहाँ से फिनिश गुड्स में और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये सारी फुल कॉस्ट जा रही है, इसमें फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड सारे शामिल हैं। अब क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस, जो वेरिएबल कॉस्टिंग होगी,
वेरिएबल कॉस्टिंग कहेगी ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड ओवरहेड्स को आपने डिवाइड करना है वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं टोटल जो आपके, ये डिवाइड हो जाते हैं, दो पार्ट बन जाते हैं इसके लिए, VUH और फिक्स ओवरहेड। अब आपके ये जो VUH तक है, ये एलिमेंट जो 3 है, ये तो जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में। अब मैं डायरेक्ट कास्टिंग, अब्जॉर्प्शन कास्टिंग की बात कर रहा हूं। ओके, पहले हमने अब्जॉर्प्शन फुल कास्टिंग की बात की कि हम फिक्स ओवरहेड भी इस पे डाल रहे थे। अब हमने सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड लिए हैं। फिक्स ओवरहेड आपके कहां पे जाएंगे जी? फिक्स ओवरहेड आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे डायरेक्ट। ओके जी। तो ये फिक्स्ड ओवरहेड हम प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट ले गए हैं। हमने प्रोडक्ट जो वर्किंग प्रोसेस में ले गए हैं, जो इन्वेंट्री को लोकेट की है कास्ट, वो सिर्फ VUH की है। ये कहलाती है डायरेक्ट कॉस्टिंग, जिसमें हम फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्ट को चार्ज नहीं करते। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएबल और डायरेक्ट कॉस्टिंग। कि सिर्फ हमने वेरिएबल ओवरहेड्स लिए हैं, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिए। फिक्स्ड ओवरहेड आपने डायरेक्टली प्रॉफिट में चार्ज कर दिए, उसको भी एज अ पीरियड कॉस्ट ही ट्रीट कर लिया आपने। तो ये कहलाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग, यानी आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट उठानी है। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल आपका क्या होता है? वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। आपकी डायरेक्ट लेबर क्या होती है? वेरिएबल होती है, ठीक है। और आपकी वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो वेरी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 3 एलिमेंट जो हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और VUH, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, आप वर्क इन प्रोसेस में डालते हैं। प्रोडक्ट किसका बनता है? ये फिनिश स्टॉक में जो इन्वेंट्री आपके पास बच रही होंगी वो वेरिएबल पे पड़ी होंगी, ठीक है जी। आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरिएबल पे कैलकुलेट होकर जा रही है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में आप फिक्स्ड ओवरहेड, जैसे हम पीरियड कॉस्ट ले रहे थे, उसी तरह हम फिर फिक्स्ड ओवरहेड को भी वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में लेस करेंगे। तो ये कहलाती है डायरेक्ट कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड। ये बताने का मकसद ये है कि आपको हम CVP एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, वहां पे फिर हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन को देखना है, इसलिए ये कंसेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ। तो आप, आई होप कि आपने ये इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है और वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है। समझा दीजिए वेरिएबल कॉस्टिंग आपने जो ये स्केच बनाया है, उसमें थोड़ा नहीं समझा था, आप दोबारा समझा दीजिए। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। इसको अब हम अब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ करेंगे जी वेरिएबल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग जैसे हमने वहां पे बात की थी, दो तरह की कॉस्टिंग डिवाइड हो रही थी ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, बाकी सेम है, जिस तरह अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फुल कॉस्टिंग है सेम है। आपका डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि आपने जो डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट ले लिया, उधर जो ओवरहेड्स लिए ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनको आपने दो में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल ओवरहेड में और फिक्स ओवरहेड में। Please try to concentrate in class. Don't तो ये ओवरहेड्स आपके जो है VUH और FOH हैं, ठीक है। अब आपने VUH डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और VUH आप वर्क इन प्रोसेस में लेके जा रहे हैं।
ठीक है। FOH जो है वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड जो आपके आ रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड आप वर्क इन प्रोसेस में प्रोडक्ट इन्वेंटरीज को चार्ज कर रहे हैं। फिक्स ओवरहेड यहाँ पे चार्ज नहीं कर रहे, अब्जॉर्प्शन में हम फिक्स भी कर रहे थे, ठीक है। सारी कॉस्ट अब्जॉर्ब कर रहे थे, यहाँ पे हम सारी कॉस्ट अब्जॉर्ब नहीं कर रहे, हम कुछ फिक्स्ड ओवरहेड का एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट कर रहे हैं। ये बेसिकली मकसद क्या होता है कि वेरिएबल कॉस्टिंग, आपकी कॉस्टिंग टेक्निक अडॉप्ट की जाती है कि आप अपनी कॉस्ट को कम कैलकुलेट करें और मार्केट में ज़्यादा से सेल्स स्ट्रेटजी अगर आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो सेल्स स्ट्रेटजी को, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप डायरेक्ट कॉस्टिंग को अप्रोच करते हैं। और फिक्स कॉस्ट क्योंकि अगर आप सेल करें या ना करें, आप ऑर्डर लें या ना लें, आपने फिक्स कॉस्ट क्या होता है बियर करनी ही करनी होती है। इसके बेसिकली थीम ये होता है कि आप वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट पे डालें, फिक्स कॉस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर लें, ताकि आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम कैलकुलेट हो और मार्केट में आप मोर कम्पिटेटिव होके उसको सेल आउट कर सके, तो ज़्यादा ऑर्डर्स आप ले सकते हैं, ज़्यादा आपका सेल रेवेन्यू बढ़ सकता है। जैसे आपका सेल रेवेन्यू बढ़ेगा वो डेफिनेटली जितना मार्जिन, कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर अप करना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके भी बिहाइंड जो बेसिक थीम होता है वेरिएबल कॉस्टिंग का या डायरेक्ट कॉस्टिंग का, वो ये होता है। ओके जी, यू गॉट माय पॉइंट? जी जी, यस सर, थैंक यू सर। ओके, आगे मूव करते हैं जी। हम आते हैं सीवीपी एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, इनके फार्मूलाज अगर आप राइट डाउन कर सकते हैं तो नोट भी कर लें, वैसे आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। हम बेसिकली उन फार्मूला को यहाँ पे रिवाइज करते हैं और देन उनको अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, जो MCQ सिनेरियो आ रहे होते हैं उन पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि ये फार्मूलाज कैसे हम अप्लाई करके उसको आंसर कर सकते हैं। तो है सीवीपी एनालिसिस है क्या? व्हाट इज सीवीपी एनालिसिस? सीवीपी, C stand for cost, V stand for volume, P for profit. This is the basically a tool. ये एक टूल होता है जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है फॉर किसके लिए जी? प्रॉफिट प्लानिंग करने के लिए, प्रॉफिट को प्लान करने के लिए। ये टूल है जी प्रॉफिट प्लानिंग का, वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट कि आप प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे जी सीवीपी एनालिसिस हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही क्यों, प्रॉफिट को ही प्लान क्यों किया जा रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। एक तो ये काम हो सकता है जी आप प्रोडक्ट बनाएं, उस पर अपना मार्जिन ऐड करें और उनको सेल आउट करें और एंड पे बता दें हमारा प्रॉफिट ये है। लेकिन नहीं, आप क्या करते हैं, आप प्रॉफिट प्लान करते हैं, अपना प्रॉफिट सेट करते हैं, मैंने इतना प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने इतना इस साल में प्रॉफिट अर्न करना है। उसके लिए, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मुझे कितनी वॉल्यूम प्रोडक्शन, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और उस वॉल्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी लेट्स सपोज आप 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं किसी एक पीरियड में, ठीक है। आपने टारगेट सेट कर लिया, प्रॉफिट प्लानिंग कर ली। अब इसके बैक एंड पे क्या होगा, डेफिनेटली आप देखेंगे जी 1 लाख प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट जो है वो कितनी सेल करने, प्रोडक्ट कितनी बनानी पड़ेगी। तो आप कहेंगे ऑलमोस्ट जो 2 लाख की प्रोडक्ट मैं सेल आउट करूंगा और इसके अगेंस्ट जो है जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रही हैं जी, मेरी 100,000 बन रही है कि 1 लाख मैं सेल करूंगा तो उस पर मेरे रेवेन्यू बनेगा 2 लाख, ठीक है। और उस पर मैं अपनी कास्ट जो है लेस करके मैं 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर लूंगा, ठीक है। अब आपने कहा वॉल्यूम सेट कर लिया जी मैं इतनी सेल आउट करूंगा, ठीक है। इस सेल आउट करने के लिए डेफिनेटली उतना ही वॉल्यूम प्रोडक्शन करेंगे। लेट्स सपोज आप कहते हैं ये 1 लाख यूनिट मैं सेल आउट करूंगा तो देन मैं ये 1 लाख प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, ठीक है। और फिर आप कहेंगे जी 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे मटेरियल कितना चाहिए, मेरी लेबर कितनी इनकर होगी, ओवरहेड्स मेरे क्या आ रहे होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या इनकर आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं जी, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग कर रहे हैं
और ये सिर्फ प्रॉफिट प्लानिंग नहीं हो रही, आप पूरा एक कास्ट जो अपना पूरा एक प्रोसेस है, साइकिल पूरा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही देखना होता है कि ये इतना प्रॉफिट, जैसे जैसे प्रॉफिट हमारा वेरी करेगा, इसके साथ हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या वेरी करेगा और कॉस्ट क्या वेरी करेगी। तो दीज आर दी सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, यानी किस वॉल्यूम पे हमारा क्या प्रॉफिट होगा और क्या कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इसको प्लान करना है। इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उनको लर्न करते हैं, देन हम फार्मूलाज की बात करेंगे और फिर एमसीक्यूज करते हैं कुछ इस पे। सीवीपी एनालिसिस के लिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है जी? एनीवन प्लीज? लेट्स सपोज 1000 यूनिट आप सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या? 2 रुपीज। अब आपकी टोटल सेल कितनी होगी जी? 2000। ओके, अब ये जो 1000 यूनिट है, इस पे अगर मैं कहूँ जी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इनको बनाने में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही हैं वो कितने की लग रही है जी? 1 रुपये। लेट्स सपोज कर रहे हैं हम। ठीक है, 1 रुपये आपकी पर यूनिट आ गई और टोटल कितनी हो जाएगी आपकी? 1000 हो जाएगी जी। 1 रुपये पर यूनिट है, 1000 यूनिट्स हैं, तो कितनी हो जाएगी आपकी? 1000 हो जाएगी। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है आपकी, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका क्या बनेगा जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन सीएम पर यूनिट अगर देखें तो 1 रुपया बन रहा है आपका, अगर टोटल की बात करें तो आपका 1000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन रहा है। ठीक है जी, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेल्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट ले लेंगे हम, टोटल की बात करें तो टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट सेल वैल्यू माइनस सेल्स प्राइस माइनस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके जी, इसमें पीवी रेशियो कैलकुलेट की जाती है जी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। या कंट्रीब्यूशन रेशियो भी कहा जा सकता है इसको, ग्रॉस मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं इसको, ग्रॉस मार्जिन रेशियो, यानी ग्रॉस मार्जिन आपका क्या बन रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोलते हैं जिसको, कि सेल्स पे आपका कंट्रीब्यूशन क्या रेशियो बन रही है। इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है जी? एनीवन प्लीज? तो बता सकता है मुझे? तो इसका फॉर्मूला बनेगा जी सीएम कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल। अगर हमने टोटल डिफाइन कैलकुलेट करनी है पीवी रेशियो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा होगा जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बना है, और फिर सेल्स, कि आपकी सेल्स क्या हुई है। अब इस पे आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो आपकी ये परसेंटेज आ जाएगी।
इसी तरह अगर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले लेंगे, पर यूनिट सेल्स प्राइस आ जाएगी आपकी, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपकी पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या आप इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या ग्रॉस मार्जिन रेशियो आप कैलकुलेट कर देंगे। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेट द पीवी रेशियोज। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है जी ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन, व्हाट इज ब्रेक इवन? व्हाट इज योर ब्रेक इवन सेल? ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल या ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बात करें तो ये वो पॉइंट होता है या वो सेल्स वॉल्यूम होता है जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट। आपको कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जितनी आप कास्ट आपका बिजनेस बियर कर रहा है उतना आप अर्न भी कर रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना ही अपनी जेब से दे रहे हैं। ठीक है, ना तो लॉस कर रहे हैं ना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो ये वो पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसको ग्राफिकली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, वहां पे आपको समझना आसान होगा, फिर देन हम ड्राइव कर लेते हैं उसके कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। ग्राफिकली अगर प्रेजेंटेशन देखें इसकी, तो इस तरफ आपका वॉल्यूम आ रहा होता है जी, $300, $400, $500 एंड सो ऑन। और इस तरफ आपका क्या आता है जी, कॉस्ट रेवेन्यू, सॉरी, ठीक है। आपको रेवेन्यू यहाँ पे बना है 1000, 2000, 3000 एंड इस तरह से 4000, तो कुछ भी रेवेन्यू आपका ये इस तरह से हो रहा है। अब आपको हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फिक्स कास्ट आपकी क्या होता है जी, कास्ट हमारे दो तरह की, वेरिएबल कास्ट और फिक्स कास्ट। ठीक है, फिक्स कास्ट हमने कहा था कि हमारी फिक्स ही रहती है और इस तरह से ग्राफ बनता है लीनियर उसका स्ट्रेट, क्योंकि वो टोटल इन टोटल उसमें चेंज नहीं आता। पर यूनिट की बात करें तो वो चेंज आता है। और आपका जो रेवेन्यू है उसका इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है कि आप सेल्स रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू इंक्रीजिंग ट्रेंड में बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा होते जा रहे हैं, आपका सेल्स रेवेन्यू या नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है, तो आपकी सेल उतनी ही बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू उतना ही बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से ये जो आपका आ रहा है ये फिक्स कास्ट है आपकी। ठीक है, फिक्स कास्ट हमने कहा जी ये चेंज टोटल चेंज नहीं होती। और इसी तरह अगर हम देखें ये रेवेन्यू का है, तो आपका कास्ट का ग्राफ कैसे बन रहा था, कास्ट की लाइन कैसे ड्रा हो रही होगी, तो कास्ट आपकी फिक्स से आगे ऊपर स्टार्ट होगी ना, ये आपकी कास्ट है जी, ये फिक्स्ड है, यहाँ से वेरिएबल कास्ट ऐड अप हुई तो ये टोटल कास्ट बन गई आपकी, ये फिक्स कास्ट और ये वेरिएबल कास्ट, फिक्स कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट। अब ये जो पॉइंट आपका बना है, लेट्स सपोज आपका 400 यूनिट सोल्ड करने पे आपको 3000 प्रॉफिट आ रहा है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे आप नो लॉस नो प्रॉफिट में है। दिस इज द पॉइंट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ना तो आप प्रॉफिट में है ना लॉस में है। लेकिन इससे नीचे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे नीचे आएंगे तो ये क्या है, ये आपका लॉस हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इससे ऊपर जाएंगे तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे, इससे ऊपर चलेंगे जाएंगे प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट से डिफरेंस रेवेन्यू का बढ़ रहा है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है। ठीक है, तो आप लॉस बियर कर रहे हैं और यहाँ पे आपका रेवेन्यू ज्यादा कॉस्ट कम है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे आपको ना तो लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है। इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रूव भी कर लेंगे। अब इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं, समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में क्या अजम्पशंस ली जाती हैं। तो अजम्पशंस इसमें होता है कि आपका रेवेन्यू जो है ये सेल्स प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, सेलिंग प्राइस रिमेन कांस्टेंट
ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन लीनियर रहेगी, यानी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा, वेरिएबल नहीं, वेरी नहीं करेगी कहीं पे, स्ट्रेट लाइन रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगी। और इसी तरह आपकी कास्ट भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगी, कहीं पे वो चेंज नहीं होगी। और पर यूनिट जो आपकी कास्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। फिक्स कास्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये अजम्पशंस लेनी है आप, कहीं पे ये चेंज नहीं होगी। तो ये दो तीन चार अजम्पशंस होती हैं जो हम ले रहे होते हैं, तब ये हमारा कंसेप्ट जो है फुली अप्लाई हो रहा होता है कि हम कहाँ पे ब्रेक इवन में होंगे, कहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस में होंगे। अब हम इसके फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट बता दूं आपको कि आपका ये जो टोटल रेवेन्यू बन रहा होता है ना, टोटल जो सेल वॉल्यूम है आपका, ये हमारी वॉल्यूम साइड है ना, इधर जितने भी यूनिट्स आपने सेल आउट किए हैं, अब ये ब्रेक इवन पॉइंट है आपका। ये कौन सा पॉइंट है जी? ब्रेक इवन पॉइंट आपका। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है कि ये वो लेवल है जहां पे आप अपने मार्जिन को सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका बिजनेस का ज्यादा होगा, उतना ही वो साउंड कंसीडर किया जाएगा बिजनेस, ठीक है। जितना मार्जिन सेफ्टी कम होगा, तो जैसे ही उसकी सेल्स डिक्रीज होगी या कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो वो लॉस की तरफ चला जाएगा। लेकिन जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके पास ज्यादा है, उतने उसके चांस है कि वो लॉस की तरफ कम जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा होगा, ये बिजनेस को शो कर रहा था कि उतना ही बिजनेस ज्यादा साउंड है। जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, उतना मार्जिन उसका बिजनेस साउंड कंसीडर किया जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बन रहा था जी, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, यानी डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल एंड ब्रेक इवन सेल इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ब्रेक इवन जो है, ये ग्राफिकली तो हमने समझ लिया, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके फॉर्मूलेज क्या होंगे जी? अगर तो आपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है, दो तरह से आपको क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सम टाइम आपको कहा जाता है कि वो यूनिट्स बताएं कि जिस पे आप ब्रेक इवन पे होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स में बताएं। सम टाइम ऐसा था कि इन वैल्यू बताएं कि कौन सी सेल वैल्यू आपकी ब्रेक इवन होगी, वो कैलकुलेट करनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके दोनों का फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसमें हम जो है, अगर इन यूनिट्स करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, यानी इन शॉर्ट फॉर्म एफसी कह सकते हैं आप। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये यूनिट्स में आपको बताएगा, इतने यूनिट सेल करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स में, ठीक है जी। लेकिन अगर हम वैल्यू में लेना चाह रहे हैं, इन वैल्यू को हमें पता चले जी कितनी सेल करेंगे, 1 लाख सेल करेंगे, 2 लाख सेल करेंगे, तो हम ब्रेक इवन पे होंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा जी? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट को सेल आउट करने की प्राइस क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, वही सेम है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। लेकिन यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेल्स पर यूनिट सेल वैल्यू के साथ।
ये इन वैल्यू आ जाएगी, इन अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। या इसका दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है जी, फिक्स कास्ट होगी आपका, अगर पर यूनिट लेनी तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू टोटल सेल। एक फार्मूला ये भी हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास इंफॉर्मेशन पर यूनिट की नहीं है, आप पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे जी, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, टोटल जितना भी है वो कंट्रीब्यूशन लेंगे, टोटल सेल लेंगे, पर यूनिट नहीं टोटल लेंगे आप। और इसका थर्ड फार्मूला क्या हो सकता है जी, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, बेसिकली ये जो पोर्शन है आपका पीवी रेशियो को प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये पीवी रेशियो, जो भी रेशियो आपकी आएगी परसेंटेज में, उसको फिक्स में आप डिवाइड कर देंगे, फिर वैल्यू आपको ब्रेक इवन सेल मिल जाएगी। ओके, तो दीज आर द फॉर्मूला अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें एक एनालिसिस हम कर सकते हैं कि अगर आपका ब्रेक इवन सेल या प्रोडक्शन आपकी या सेल आपकी ग्रेटर देन ब्रेक इवन है, तो आप क्या होगा जी, प्रॉफिट में जाएंगे ना, आप ज्यादा सेल आउट करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन या सेल्स वॉल्यूम आपका कम है ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन सेल से, तो आप लॉस में होंगे। ओके, अगर तो आपकी प्रोडक्शन या सेल वॉल्यूम ग्रेटर देन ब्रेक इवन है, यानी ब्रेक इवन से ऊपर सेल की है, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में होंगे। अगर ब्रेक इवन से लेस की है आपने प्रोडक्शन या सेल, तो आप क्या होंगे जी, लॉस में होंगे। अब इसमें अक्सर क्वेश्चन जो मोस्टली पूछा जाते हैं कि डिजायर प्रॉफिट, कि हमने प्रॉफिट प्लानिंग करनी है ना बेसिकली सीवीपी एनालिसिस में। तो सीवीपी एनालिसिस में हम डिजायर्ड प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट प्लानिंग बेसिकली जो हमने शुरू में पढ़ा है कि दिस इज द टूल ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग। तो प्रॉफिट प्लानिंग के लिए अब हम फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे, कि फॉर्मूला क्या होगा कि हम डिजायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। डिजायर्ड प्रॉफिट, ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है जी, इतना प्रॉफिट आपने अर्न करना है तो कितनी सेल करेंगे, आगे पर यूनिट सेल ये है, प्राइस ये है, फिक्स कॉस्ट ये है, आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो आपने उसको कैलकुलेट करके बताना है जी, इतने यूनिट सेल करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट अर्न कर लेंगे, या आप इतनी टोटल सेल्स वैल्यू सेल करेंगे तो आप इतना प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। तो आप टारगेट प्लानिंग, आप बिल्कुल फार्मूला अप्लाई करके प्लानिंग कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि हम कौन सा लेवल, इस प्रॉफिट लेवल तक आने के लिए हमें कौन सा लेवल पे जाना है, सेल और प्रोडक्शन जो भी आपने प्रॉफिट अर्न करना है। तो डिजायर्ड प्रॉफिट अगर इन यूनिट से हमने कैलकुलेट करना है, इन यूनिट से, कि हम यूनिट्स देखना चाह रहे हैं कि कितने यूनिट हम सेल करेंगे तो हमें डिजायर्ड इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है जी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी जितना प्रॉफिट आप प्लान कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इसका फार्मूला क्या होगा जी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ये फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, ये डिजायर्ड प्रॉफिट सर हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है सर। यस, एस्टिमेटेड यानी प्लान प्रॉफिट आपका एस्टिमेशन पे चल रहा है ना, प्लानिंग आपकी बेसिकली एस्टिमेशन ही होती है ना। तो ये एस्टिमेटेड होगा, डिजायर्ड प्रॉफिट आपका एस्टिमेटेड होगा, या प्लान प्रॉफिट आप कह सकते हैं। डिजायर्ड का मतलब प्लानिंग ही ना, आप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, डिजायर कर रहे हैं, ख्वाहिश है, प्लानिंग है, एस्टिमेटेड है आपका। लेकिन यही अगर हम इन वैल्यू देखना चाहते हैं कि कितना डिजायर प्रॉफिट हो, कितनी सेल हम करेंगे इस डिजायर प्रॉफिट के लिए, इन वैल्यू, इन वॉल्यूम, तो हम कहेंगे जी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इसमें फिक्स कॉस्ट लेंगे प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट लेंगे और पीवी रेशियो पे डिवाइड कर देंगे। अब इस फार्मूले से जो हमें मिलेगी अमाउंट, ये वो वैल्यू होगी जिस पे हमें डिजायर्ड प्रॉफिट, अपना जो भी डिजायर्ड प्रॉफिट सेट किया होगा, ये हमें बताएगा कि इतनी अमाउंट की सेल आप करेंगे तो आप ये डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करेंगे। यहाँ पे हमें यूनिट्स में बताया उसने कि इतने यूनिट सेल करेंगे तो आपको ये डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। ओके जी,
और यहाँ पे हमने किया कि इतनी सेल करेंगे तो आपको ये डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने और हम ये क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करते हैं, अभी कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस ताकि आप लोगों को रिमेंबर हो जाए चीज़ें, अदरवाइज बाद में भूल जाएंगी। तो मैं ये आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपसे मैं इनपुट लूँगा और फिर अगर हम इसको खुद यहाँ पे कर भी लेंगे कि ये आंसर बन क्या रहा है। ओके, स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करें जरा। नंबर 1 क्वेश्चन है जी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10। सेलिंग प्राइस आपकी पर यूनिट 10 है जी। और वेरिएबल कास्ट आपकी 8 रुपए है। वेरिएबल कास्ट 8 रुपए है। फिक्स कास्ट आपकी 20,000 है। ब्रेक इवन प्रोडक्शन इन यूनिट्स, इन यूनिट्स ब्रेक इवन प्रोडक्शन कितनी होगी जी? जी कैलकुलेशन की है जी। एनीवन प्लीज? हाशिम? सर अगर आप फिर से शेयर कर दें स्क्रीन, वो क्वेश्चन नोट नहीं किया पूरा। क्वेश्चन नोट नहीं किया पूरा? नहीं। ओके, ले जी। इसमें वो आपको बता रहा है जी, सेलिंग प्राइस आपकी पर यूनिट 10 रुपीज़ है, वेरिएबल कास्ट आपकी 8 रुपये पर यूनिट आ रही है, फिक्स कास्ट 20,000 है, ब्रेक इवन प्रोडक्शन इन यूनिट्स आपने बताना है। अभी हमने फार्मूला उस पर ड्राइव भी किया है और फौरन से हम इसको अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी करें सिर्फ। स्क्रीन तो शो नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं शो हो रहा? नो सर। अभी शेयर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। वेरी सिंपल क्वेश्चन जी। एनीवन प्लीज? क्या आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 1 का? यस। तो वेरी सिंपल, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था जी कि फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ब्रेक इवन सेल के लिए इन यूनिट से हमने कैलकुलेट करनी थी। तो हमने कहा कि हम फिक्स कास्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। तो इसमें अगर क्वेश्चन में देखें तो हमारी फिक्स कास्ट क्या है, ये 20,000 है। और इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका क्या बन रहा है? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस 10 है आपकी माइनस वेरिएबल कास्ट आपकी 8 है, तो 2 रुपए आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन रहा है ना। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमने पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कास्ट, वेरिएबल कास्ट फिक्स कास्ट नहीं करनी। ऑप्शन है यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो ये 10,000 इसका 20,000 फिक्स कास्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ रहा है 2, तो आप 10,000 यूनिट सेल आउट करेंगे तो आपको जो है नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वाकई के हमसे ऐसे भी है कि नहीं है। ये कह तो रहा है कि जी आप 10,000 सेल करेंगे तो आपको जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। इसको हम देख भी लेते हैं। लेट्स सपोज आपने सेल कितने करने हैं, 10 रुपए कितने यूनिट सेल करेंगे, 10,000 यूनिट सेल करेंगे ना, तो आपका सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा, सेल आपकी हो जाएगी जी 1 लाख की हो जाएगी ना, 10,000 इंटू 10 रुपीज पर यूनिट आपकी 1 लाख की सेल होगी। अब इसमें से आपने लेस वेरिएबल कास्ट करनी है। वेरिएबल कास्ट आपकी कितनी है, 8 रुपए पर यूनिट है, तो 10,000 में कितनी आ जाएगी, 80,000 आ जाएगी ना आपकी। ये लेस कर लें तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है जी, 20,000। इसमें से आप अपनी फिक्स कास्ट लेस कर लें, 20,000 आपकी फिक्स कास्ट है, तो आपका प्रॉफिट क्या है जी, 0, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो दिस इज द ब्रेक इवन। तो आप 10,000 यूनिट सेल करेंगे तो आप ब्रेक इवन पे होंगे। अब ये क्वेश्चन आ सकता है जी कि कितनी वैल्यू की हम सेल करेंगे कि आप ब्रेक इवन पे हो, तो इसमें 1 लाख हम सेल्स वैल्यू निकाल के बता सकते हैं और वो फार्मूले के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें जी। इसमें कह रहा है कि सेल्स आ रहा है 25,000 आपकी, वेरिएबल कास्ट 8,000 के, फिक्स कास्ट आपकी 5,000 के, ब्रेक इवन सेल इन वैल्यू। अब इन वैल्यू कैलकुलेट करें जी। सेल आपके पास 25,000 की है, वेरिएबल कास्ट आपकी 8,000 की है, फिक्स कास्ट आपकी 5,000 की है, तो ब्रेक इवन सेल देखना है, ब्रेक इवन सेल जी। इसका आंसर क्या होगा जी, तो सी के अलावा कोई बताएगा जी। अब सबा खालिद बताएं जी। जी हाशिम आप बताएं। जी अब ये फार्मूला आपने कहा था, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू सेल्स प्राइस यूनिट्स, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। लेकिन क्या हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं जी। क्यों जी, क्यों नहीं कर सकते, आपके पास पर यूनिट सेल्स प्राइस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम फिर कर देंगे कि इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं टोटल सेल का, टोटल सेल्स वॉल्यूम का, फिक्स कास्ट लेके टोटल सेल्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल लेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये 2-3 फार्मूले हमने देखे थे, इनटू टोटल सेल्स ले लेंगे। तो आपकी फिक्स कास्ट क्या है जी, 5,000 की फिक्स कास्ट है आपकी। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका क्या मारा जी, ये सेल्स प्राइस आपकी 25,000 की है और वेरिएबल कास्ट आपकी 8,000 की है, तो 17,000 आपका क्या है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। 17,000 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन। टोटल सेल आपकी कितनी है, 25,000 की। अब इसकी कैलकुलेशन करें।
तो आपकी ये आ जाएगा आंसर 3353 जी। इसको भी हम उसी तरह जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 3353 पे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे तो लेस करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन उतना ही आपका 5000 ही बन रहा होगा जितना कि हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा वो। तो इसका राइट आंसर है 7353। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। फिक्स कॉस्ट आपकी 80,000 के, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2 पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस आपकी 10 पर यूनिट है, टर्नओवर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट टारगेट ऑफ 60,000 का आपका प्रॉफिट टारगेट है। जी इस पे $60,000 जी। एनीवन प्लीज। कोई बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या है? एनीवन प्लीज। जी हमने कहा था जी कि अगर हमें डिजायर्ड प्रॉफिट इन वॉल्यूम देखना है, वैल्यू देखना है, तो फॉर्मूला क्या होगा जी? आपका फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, आपके पास फिक्स कॉस्ट है जी 80,000 की, डिजायर्ड प्रॉफिट आपका 60,000 का, पीवी रेशियो आपकी क्या बन रही है जी? पीवी रेशियो आपकी क्या बन रही है जी? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सेलिंग प्राइस माइनस कंट्रीब्यूशन मार्जिन। पीवी रेशियो क्या बनेगी आपकी? 8 डिवाइडेड बाय 10, ये 0.80 की बनेगी ना, ठीक है, 0.8 ये हमें रिक्वायर्ड है। जी कितने की सेल करेंगे हम जी? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रही आप लोगों की तरफ से, क्या मसला है? समझ नहीं आई? हाँ जी, कैलकुलेटर नहीं है? हाँ जी सर, कैलकुलेशन में क्योंकि जब कोविड में बुक रखा है तो अभी पढ़ते हैं, कोविड के बाद नहीं कुछ पढ़ा। ओके चलें, इसका 175 आप कैलकुलेशन करें, 175,000 बनता है। 1,75,000 सेल करेंगे तो आप ये 60,000 प्रॉफिट अर्न कर लेंगे।
इसको भी हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका ये सेल्स है आपकी 10 रुपए ना, लेकिन हमें यूनिट भी पहले लेने पड़ेंगे फिर ये जाके होगा। तो इसमें बहरहाल 175,000 वैल्यू आपका ये बन रहा है। स्क्रीन शेयर है सर, बोर्ड नंबर नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका आंसर जो है 175,000 है जी, डिजायर्ड प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 है सेल्स आर एस 25,000, वेरिएबल कास्ट 15,000, फिक्स कास्ट आर 4,000। पीवी रेशो कैलकुलेट करनी है जी। पीवी रेशो क्या बनती है इसकी, जल्दी से कैलकुलेट कर लें, ये वेरी इजी है इसका। तो ये हो जाएगा जी 10,000 आपका आ रहा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 10,000 डिवाइडेड बाय 25,000। तो ये रेशो क्या बनेगी आपकी पीवी रेशो, इस पे आपने जी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25,000 इसकी सेलिंग प्राइस है, 15,000 वेरिएबल कास्ट है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10,000 बन रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन का डिवाइड कर देना आपने सेल पे, सेल आपकी 25,000 की है, तो आपका ये 40% आ जाएगा पीवी रेशो। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपकी पीवी रेशो 40% कैलकुलेट हो जाएगी। तो द राइट आंसर इज 40%। कैलकुलेटर वैसे होना चाहिए, लैपटॉप वगैरह से कैलकुलेटर यूज कर लें। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सेल्स आर 50,000 की है, वेरिएबल कास्ट आपकी 30,000 की, नेट प्रॉफिट आपका 6,000 है, फिक्स कास्ट क्या होगी आपकी इसकी जी। पहले तो इजी था, फिक्स कास्ट हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें सेल्स ही 50,000 की है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 है आपकी, नेट प्रॉफिट 6,000 का है, फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। फिक्स कॉस्ट इसकी क्या होगी, एनीवन प्लीज। सेल्स आपको 50,000 की कीमत है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 की कीमत, नेट प्रॉफिट आपके पास 6,000 का है। तो हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जी 50,000 आपके पास सेल है, जो फॉर्मूला हमने किया हुआ था, और फिक्स कास्ट आपकी आती है। फिक्स कास्ट हमने डिफाइन करनी है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। हमने कहा था कि इन वैल्यू आपने लेना है, तो वैल्यू इज इक्वल टू फिक्स कास्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है, और फिक्स कास्ट हमने फाइंड आउट करनी है। डिजायर्ड प्रॉफिट हमारे पास 6,000 है, टोटल वॉल्यूम हमारा 50,000 का होगा। तो पीवी रेशो क्या मान रही है जी, पीवी रेशो अगर कैलकुलेट करें तो ये 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 40% मान रही है ये। ठीक है जी,
मैथमेटिकल फार्मूले से आप इसको x प्लस 6,000 मल्टीप्लाई करें 0.4 है, ये 0.4 ही हमने पीवी कैलकुलेट की है, 0.4 पीवी रेशो। 40% को हम 0.4 भी लिख सकते हैं ना, 4 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 0.4 बन रहा है ना। 0.4 को मल्टीप्लाई करें 50,000 से तो आपका 20,000 आएगा। यू गॉट माय पॉइंट। 20,000 से आप 6,000 उस तरफ जाकर लेस कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, ये 20,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 14,000। आपकी क्या है जी, फिक्स कास्ट है। 14,000 आपकी फिक्स कास्ट है। ओके जी, तो इसमें राइट आंसर क्या बन रहा है जी, ऑप्शन बी 14,000 फिक्स कास्ट आ रही है जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। सर ये 20,000 कौन सा है, सर क्या है? 20,000 आपका ये सेल्स है ना, सेल्स पे ये कंट्रीब्यूशन बन रहा है आपका 20,000 बन रहा है पीवी रेशो। ये टोटल वैल्यू आपकी 50,000, पीवी रेशो आपने कैलकुलेट की 0.4 को मल्टीप्लाई किया आपने 50 से। 20,000 आपका क्या है, कंट्रीब्यूशन है ना। कंट्रीब्यूशन में से आप प्रॉफिट लेस कर लें तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, फिक्स कॉस्ट ही बचेगी ना। 50,000 आपकी सेल है, 20,000 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी 30,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हुआ, 20,000 का आपका। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बगैर अप्लाई किए भी आप कर सकते हैं। सॉरी, ये फॉर्मूला अप्लाई किए बगैर भी आप कर सकते हैं। सेल आपके पास 50,000 की गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 30,000, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है 20। अब आपको फिक्स कॉस्ट यहाँ से लेस करनी है ना, फिक्स कॉस्ट का आपको नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट का तो आपको, नेट प्रॉफिट का तो पता है ना। नेट प्रॉफिट आपका कितना है 6,000। अब आप इसमें से 14,000 लेस करेंगे तो आप 6,000 पे पहुंचेंगे। तो फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है, 14,000 आपकी फिक्स कॉस्ट है। फॉर्मूले से ड्राइव कर लिया हमने, इसको देख भी लिया, विदाउट फार्मूला अप्लाई किए भी आप कर सकते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन करते हुए, बैलेंसिंग फिगर लेते हुए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। सर पहले आपने 0.4 ये किस निकाला? हाँ जी, 0.4 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकलेगा आपका, सेल 50,000 की है, ये 20,000 आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, 20,000 को डिवाइड करें या 50,000 पे। कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो का फॉर्मूला हमने क्या है, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है जी, पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20,000 का है आपके पास, और सेल कितने की है 50,000 की है ना। इसको डिवाइड करें 40% आएगा, 40% को हम एज अ 0.4 भी लिख सकते हैं ना। अब 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, आपको तो वही रिजल्ट आपके पास आएगा। 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 20,000 आ रहा है, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करें 14,000 की, तो आपका 6,000 उसने जो दिया हुआ प्रॉफिट, आप डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। तो राइट आंसर इज 14,000 इसका फिक्स कॉस्ट है। ये ऊपर ऑप्शन बी था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्चुअल सेल्स आर 4,000, ब्रेक इवन सेल 25,000 टू 50,000 सॉरी एक्चुअल सेल आपकी 400,000 की है जी, ब्रेक इवन सेल आपकी 250,000 की है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज कितना होगा जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जल्दी से बता दें इसको। वेरी सिंपल, इसको जल्दी से कर दें। 15,000 सर। 15,000 है, 250 100। एक्चुअल सेल आपकी 400,000 है,
400,000, 4 लाख। और ब्रेक इवन सेल आपकी 2,50,000 है जी, 2.5 लाख है। अब वो कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में बताना है, एमएस इन परसेंटेज क्या है जी। तो वेरी सिंपल, जी बताएं इसका क्या परसेंटेज मानेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या परसेंट बनेगी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने क्या पढ़ा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने कहा था जी टोटल, उसमें पड़ा था टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। यस, ये तो 1,50,000 आता है सर। तो 1,50,000 आ गया। हमने परसेंटेज में लेना है ना इसको, तो किस पे डिवाइड करेंगे, इसको आप डिवाइड कर दीजिए एक्चुअल सेल 400,000 पे डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो जो परसेंटेज आ रही है वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज है जी। 37.5, कितनी आ रही है, 37.5, 57.5%। 37.5। हाँ अच्छा, 37.5, यस 37.5%, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, पीवी रेशियो इज 50%, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस आर 25, सेलिंग प्राइसेस, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, इनकी आपने कैलकुलेशन की फार्मूलाज कितनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन, मिसिंग फिगर, इस तरह से ये आप डॉजिंग जो है वो आप सीखेंगे तो आप फौरन पेपर में इसको पिक कर देंगे चीज़ों को। अब पीवी रेशो आपकी 50% वो बता रहा है जी, और वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है जी 25 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 25 रुपीज़ की है। सेलिंग प्राइस क्या होगी, वेरी सिंपल, जी एनीवे प्लीज, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप इसमें मैंने कहा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है और फौरन से बंदा पिक कर लेता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। जी आशम आप बताएं। नहीं प्रैक्टिस करनी जी सॉरी, किस फॉर्मूले में करें सर। देखें वेरी सिंपल, हमने पढ़ा पीवी रेशो, आपने समझा इसको क्या है, ये हमने इसको बोला है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी है, तो कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो क्या होता है, सेल्स प्राइस, सेल आ गई आपकी माइनस वेरिएबल कास्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन या इसको बोले आप पीवी रेशियो, ये आपको बता रहा है जी 50% आपकी पीवी रेशियो है, 50% पीवी रेशियो है। वेरिएबल कॉस्ट उसने बताया आपकी 25 है, इसका मतलब है ये अगर 50% है तो ये भी 50% है और ये 100% है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी ये वेरिएबल कॉस्ट भी 50% ही होगी ना, तो अभी ये 50% आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन रहा है ना, ये पीवी रेशियो बन रही है। अब आपकी 100% सेल है, अब अगर लेट्स सपोज आपका 50% ये वो बता रहा है जी आपको 50% उसने क्या बताया, पीवी तो प्रॉफिट वॉल्यूम हुआ है ना सर। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट उसने आपको जी जी
प्रॉफिट वॉल्यूम को कंट्रीब्यूशन मार्जिन में कह सकते हैं। जी जी, प्रॉफिट वॉल्यूम, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, ठीक है, ये एक ही चीज़ें हैं। अब आपको उसने बता दिया जी 50% आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और उसने कहा जी 25 रुपये आपकी वेरिएबल कास्ट है ना, तो आपकी सेल्स प्राइस क्या होगी 50 की होगी ना, 100%। कॉमन सेंस है इसमें, कॉमन सेंस यूज करनी है आपने, कोई फार्मूला भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप उसने कहा ये 50% है, तो इट्स मीन के वेरिएबल कास्ट ये जो 25 रुपये उसने दिए ये भी 50% है, तो 50% का 100% क्या होगा 50, ठीक है। 50 इसमें 25 लेस करें तो आप 25% आपका, तो 50 को डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 50 करें तो 50% बन रहा है ना, पीवी रेशियो आपका 50% बन गया, ठीक है। इट्स मीन कि आपकी ये कास्ट जो है वो सेल्स प्राइस 50 की है, 50 रुपये सेल्स प्राइस हो तो उसने कहा है कि 50% कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इसका मतलब 50% ही उसकी वेरिएबल कास्ट भी है। यू गॉट माय पॉइंट? रिपीट करें सॉरी, तो राइट आंसर इज, सर। हाँ जी, पहले क्वेश्चन को दोबारा एक दफा देख लें। अब इससे यहाँ से क्वेश्चन से देखें, आपको वो कह रहा है पीवी रेशियो इज 50%, वेरिएबल कास्ट उसने प्रोड्यूस का क्या 25 रुपीज, ठीक है। अब पीवी रेशियो आपको बता रहा है, सेल्स प्राइस आपसे पूछ रहा है वो, आप फौरन से पिक करेंगे कि अगर ये 50% पीवी रेशियो है इसकी और वेरिएबल कास्ट 50 है, 25 है सॉरी पर यूनिट, इट्स मीन कि ये इसकी सेल्स प्राइस 50 रुपए की है, तो ये 50% बना ना, 25% 50% व्हाट 50 क्या है ना, यू गॉट माय पॉइंट। वेरिएबल आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 50% है, वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्या होगी 50% ही होगी ना, सेल्स प्राइस तो आपकी 100% है। अब 50% उसने कहा जी आपकी 25% वेरिएबल कॉस्ट है, तो 25% का मोर इसमें 50% ऐड कर ले तो 100% क्या होगा 50 होगा ना, तो 50 विल बी सेल प्राइस। अब 50 में से 25 लेस कर रहे तो 25 आपका कंट्री पीवी आ रहा है, पीवी रेशियो कैलकुलेट कर ले 25 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 50%, तो ये 50% पीवी रेशियो है आपकी। तो वेरी सिंपल, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है जी पीवी रेशियो होता क्या है, इसके दरमियान में फिगर कौन सा लेस किया जाता है और ऊपर 100% क्या होता है सेल वैल्यू होती है, तो आप फौरन से पिक करेंगे। तो अगर ये 50% है इट्स मीन कि ये भी 50% है, और अगर ये 50% इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इट्स मीन कि इसका 100% फिर क्या है, लेट्स सपोज ये होता है जी 20 रुपीज़ है, तो हम कहते हैं जी 40 रुपीज़ इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे कहता है जी 100 रुपीज़ उसकी वेरिएबल कास्ट है, तो हम कहते हैं जी इसकी सेल्स प्राइस 200 है, तो 50% हम उस पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन देख रहे हैं, हमें बता भी रहा है वो जी, समझ गए इसको पॉइंट को कि नहीं। जी नेक्स्ट मूव करें। तो ये फाइल आप हमारे साथ शेयर करेंगे? फाइल क्वेश्चन, जी सर, ये क्वेश्चन कर देंगे शेयर जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं जी 8 नंबर क्वेश्चन देखें। फिक्स कास्ट है जी 200,000 की, सेल्स है 800,000 की, पीवी रेशियो 30%, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज, प्रॉफिट अब क्या होगा। अब ये फार्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे होंगे तो आप ये फौरन से कैलकुलेशन करके आप बता देंगे, और इनके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, ये पीवी रेशियो होता क्या है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं इनके दरमियान, सेल्स में से क्या लेस हो रहा था, वेरिएबल कास्ट लेस हो के हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन को पीवी रेशियो भी बोला जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो भी बोला जाता है। तो अब इस तरह से ये डिजायर्ड प्रॉफिट का फार्मूला क्या होगा, ब्रेक इवन का क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ये आपको टिप्स पे चीज़ें याद होनी चाहिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फिक्स कास्ट आपकी 2 लाख की है, फिक्स कास्ट, ठीक है, और सेल आपकी क्या रहा है जी, सेल आपकी 8 लाख की है, 800,000 आपकी सेल है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या होगी जी,
प्रॉफिट उसने पूछा है जी आपसे। पीवी रेशियो 30% था। पीवी रेशियो, हाँ जी पीवी रेशियो उसने 30% हमें इंफॉर्मेशन गिवन है जी। पीवी रेशियो की 30% इंफॉर्मेशन गिवन है जी। तो प्रॉफिट क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करें फिर। अब तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। पिछले वाला क्वेश्चन का मेथड इस पे अप्लाई करके कैलकुलेट कर दें। यानी अगर हम देखें इसको जी, सेल्स हमारी क्या है जी 800,000 उसने गिवन है हमें। उसने हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी जी, और क्या दिया जी पीवी रेशियो दे दिया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसने बता दिया जी 30% है जी। इसका हम 30% कैलकुलेट कर लें। पीवी रेशियो का क्या फार्मूला है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। पीवी रेशियो 30% है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं हमें पता चल रहा है जी। कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या हमारा, सेल हमें 800,000 दी हुई है उसने, तो ये 30% माइनस 3। सर पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक ही बात है ना? जी 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 जी। ये कितना आ जाएगा? इस फार्मूले से आप क्या निकाल रहे हैं? हाँ जी, इस फार्मूले से आप क्या निकाल रहे हैं सर? इससे हमने प्रॉफिट पे पहुंचना है जी। प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए आपको हम बता रहा हूँ जी कैसे कैलकुलेशन होगी। इसको फार्मूला के तहत भी किया जा सकता है, लेकिन फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे देन कब कैसे होगा आपको। फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, पहले फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो बता सकते हैं मुझे फार्मूला क्या है जी? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्लॉट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपकी क्या है जी 200,000 की है। डिजायर्ड प्रॉफिट आपका नहीं पता कितना है जी। पीवी रेशियो क्या है आपके पास 30% है जी, और सेल आपकी कितनी है जी 800,000 की। अब ये अब मल्टीप्लाई करें 2,40,000 रुपये आएगा 30% इसका जी। इज इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000 माइनस 200,000, 2,00,000, तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट 40,000 आ रहा है जी। कैलकुलेट हो गया जी। तो राइट आंसर क्या है इसका जी? जी तो 40,000 इज राइट आंसर। समझ आई कि नहीं है जी? फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, हमने बोला था कि अगर हमने इन वॉल्यूम बताना है कि कितनी सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ये होगा। अब हमें उसने वॉल्यूम भी दे दिया कि आपकी वॉल्यूम 8 लाख की सेल आप करेंगे और उस पर फिक्स कास्ट आपकी ये है, पीवी रेशियो आपकी ये है, लेकिन प्रॉफिट उसने पूछ लिया आपसे पूछा उसने क्या है, ये पोर्शन पूछा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दें। अब आप देखें आपके पास डिजायर प्रॉफिट क्या है जी 200,000 आपकी फिक्स कास्ट है। डिजायर प्रॉफिट आपको नहीं पता, 30% पीवी रेशियो है और 800,000 वैल्यू वॉल्यूम है आपके पास सेल्स। ठीक है, अब 30 को मल्टीप्लाई करें, 30% को मल्टीप्लाई करें 800,000 से, तो आपका आएगा 2,40,000। और इसको जो एक्स है, प्रॉफिट को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं ना, तो 200,000 प्लस एक्स, 200,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू 240,000। 240,000 एक्स, इधर एक्स रहेगा 200,000 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना जी, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स।
तो 2,40,000 में से 2 लाख आपका गया तो 40,000 आपका प्रॉफिट है जी। तो राइट आंसर इज 40,000। अब हम फॉर्मूले को बगैर देख लेते हैं जी। 8 लाख हमें सेल बताई उसने और कह दिया जी कि आपका 2,40,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन रहा है। तो इट्स मीन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आपकी आपको पता चल गई, ठीक है। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट आप लेस कर लें। 2,40,000 आ गया, फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है जी 2 लाख है, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका 40,000 प्रॉफिट होगा नहीं। यू गॉट माय पॉइंट। सेल आपको गिवन है, उसने कहा 30% आपका पीवी रेशियो 30% उसने बताई हुई है आपको, तो मैंने 30% इससे मल्टीप्लाई किया 800,000 सेल इंटू 30%, ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया पीवी रेशियो के तहत। वो कितना बना 2,40,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पीवी रेशियो जो भी है, इसमें से मैंने फिक्स कॉस्ट लेस की 2 लाख की मेरी फिक्स कॉस्ट गिवन है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 40,000। ओके जी। तो ये 40,000 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे चलें जी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े जी। टोटल सेल जो कह रहा है जी 22 मिलियन की है जी। फिक्स एक्सपेंसेस आपके 4 मिलियन के हैं, पीवी रेशियो 40% है, ब्रेक इवन कैपेसिटी इन परसेंटेज, ब्रेक इवन कैपेसिटी इन परसेंटेज उसने पूछा है। अब इसमें आप कैसे फौरन जल्दी से इसको भी कर लें आप। टोटल सेल आपकी वो कह रहा है जी 2 मिलियन की है, फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स एक्सपेंस आपका 4 मिलियन का है, पीवी रेशियो आपको बता रहा 40% है, तो ब्रेक इवन कैपेसिटी कितनी होगी जी। Anyone please? इसका सॉल्यूशन में मिल चाहिए था सर इस फाइल के साथ। सोल्यूशन तो आप निकाले ना, आपको फार्मूले दे दिए। सोल्यूशन आपको कट करा के दे तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ इसमें। देखिए आपकी उसने क्या है जी, सेल आपकी 2 मिलियन की है, फिक्स कॉस्ट आपको बोल रहा है जी 400,000 की है आपकी, पीवी रेशियो उसने बता दिया आपको 40% है, और पूछ रहा है कि ब्रेक इवन कैपेसिटी किस परसेंटेज में बताएं। ब्रेक इवन इन परसेंटेज क्या है, ब्रेक इवन परसेंटेज में क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर आप अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते, आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं है, आपको मैथमेटिकली उस पर अप्रोच नहीं है, तो फिर आप उधर क्वेश्चन जो है चूँकि शॉर्ट टाइम होता है आपके पास, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होंगी, फिर आप इस पर कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को या तो गलत कर देंगे या छोड़ देंगे। लेकिन वेरी सिंपल होता है, इसको बड़ा ही सिंपल वे से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सिंपल वे से देखेंगे तो इसका विद इन 1 मिनट या विद इन 2 और 3 जो है सेकंड जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके जहन में क्लिक कर जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
यहाँ आप फार्मूला अप्लाई कर लें। अगर आप फ़ौरन से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, फार्मूला अप्लाई करें, उसका कहीं पे उसके कैलकुलेशंस करके देख लें, तो आपको फ़ौरन से वो फार्मूले आते हैं, तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो उसके रिक्वायर्ड है। तो फार्मूला से हट के वो कोई भी आपसे कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं करवा रहा होता जो हो ही नहीं सकती, जो आपको शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकती। ये आप क्वेश्चन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और आप एक दूसरे से नंबर शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं 2 घंटे से आपके साथ जो है सारे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, आप लोग एक दूसरे के नंबर ले रहे हैं और इसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे, तो फिर क्लास की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास की तरफ तवज्जो दें जी, किसी और टाइम में एक दूसरे से नंबर शेयर कीजिए। तो इस पे वेरी सिंपल है कि आपने शेयर देखना है, आपको उसने 40,000 पीवी रेशो बता दी है, तो आपको पूछ रहा है कि ब्रेक इवन आपका किस पे होगा। अगर आप अज्यूम करें कि 1 मिलियन है आपकी सेल हो, इस पे 40% आपका बन रहा है ना, तो 40% ऑफ 1 मिलियन का क्या होगा? 6 लाख। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बना आपका? 400,000। ठीक है, फिक्स कास्ट आपकी कितनी है? 400,000। तो आपका प्रॉफिट क्या है जी? सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर है। सॉरी, इस पे देखिए आप 1 मिलियन अज्यूम करें सेल है आपकी, तो 40% आपको पीवी रेशो गिवन है ना। 1 मिलियन का 40% क्या होगा? 6 लाख होगा ना। सॉरी, 1 मिलियन का 60% है, ये 40% है, तो ये वेरिएबल कास्ट क्या होगा आपका? 60% होगा ना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 40% है, तो ये फिर 60% होगा ना। सेल वैल्यू आपकी 100% होगी। ओके, अब आप देखेंगे आपने 60% किया 1 मिलियन का, तो आपके पास 6 लाख है, 4 लाख कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच रहा है, फिक्स कास्ट आपकी गिवन है 4 लाख, तो आप लेस करें तो प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो मीन कि आप 1 मिलियन की सेल करेंगे तो यू विल बी एट ब्रेक इवन पॉइंट। 1 मिलियन की सेल होगी तो आपका प्रॉफिट जीरो आ रहा है। ये जो चीज़ें हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका ये 40% है तो ये 60% है, ये 100% ही होगा ऑलवेज। ये 100% ही ऑलवेज होगा। इसमें 70% है तो ये 30% है, ये 80% है, ये 20% है, ये 90% है तो ये 10% है, ये 10% है तो ये 90% है। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन के दरमियान एक ही एलिमेंट और वो वेरिएबल कास्ट है। वेरिएबल कास्ट आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40%, दैट्स मीन कि आपकी वेरिएबल कास्ट क्या होगी? 60% होगी ऑफ एनी अमाउंट। ओके जी। सर ये 1 मिलियन हम क्यों एज्यूम करते हैं सर, क्योंकि वहां पे सेल एक्चुअल 2 मिलियन गिवन है सर। 2 मिलियन की है ना, तो हमने बताना ब्रेक इवन सेल बतानी है ना। ब्रेक इवन सेल पे जाना है ना हमने। ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी देख लें इसको। हाँ जी, आगे पास फार्मूला है जी। फार्मूला वैल्यू के लिए सर फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग पर यूनिट। इसको देख लेते हैं जी। फिक्स कास्ट आपकी क्या है? 4 लाख की। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है आपका? 40% आप किसका करेंगे? 2 मिलियन का। कितना होगा आपके पास 40%? 2 मिलियन का 40% कितना होगा जी?
800,000 ऐसे ही इनटू टोटल सेल्स वैल्यू आप कर लेंगे 200 मिलियन, 2 मिलियन। अब ये कैलकुलेशन करें जरा जल्दी से। जी कैलकुलेशन करें जल्दी से ज़रा। तो ये आपकी सेल वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मिलियन। 1 मिलियन आ गया जी। अब ये 1 मिलियन देखें आप, सेल रखें 1 मिलियन, ये ब्रेक इवन सेल है आपकी, ब्रेक इवन सेल 1 मिलियन आपने सेल की, उस पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 60% ना, 60% कितनी बनेगी 6 लाख। अब आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है जी 4 लाख। 4 लाख में से फिक्स कॉस्ट लेस करें आप, आपकी 4 लाख फिक्स कॉस्ट है तो प्रॉफिट 0 हो गया ना। तो 1 मिलियन के आपका ब्रेक इवन से है, और यही हमसे उसने पूछा। वेरी सिंपल। ओके जी, हमारा क्लास का टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे भी कंप्लीट होने वाला है, अभी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेक इवन पॉइंट occurs at 40% of total capacity margin of safety will be। ब्रेक इवन पॉइंट occurs कह रहे हैं 40% पे जाके आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, तो टोटल कैपेसिटी मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी क्या होगा जी, जल्दी से बता दें आप इसका। वेरी सिंपल है ये। ब्रेक इवन पॉइंट कह रहे हैं जी 40% पे आएगा, तो सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर कितने परसेंट रह जाएगा पीछे। वेरी सिंपल ना, देखें ना आप, इस पे भी आप लोग सोचेंगे तो फिर एग्जाम में क्या करेंगे आप लोग। ये देखिए ब्रेक इवन आपको बताया था जी, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल बताया था ना आपको फॉर्मूला, टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन आपको कह रहा है जी 40% है, तो इसका मतलब टोटल सेल आपका 100%, टोटल सेल आपका 100% ही होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने परसेंट आ गया आपका 60%। वेरी सिंपल, आप फौरन से इसका बताएं जी 100% 40 लेस करें 60% इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो राइट आंसर इज 60%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 जी, सेल आप हमेशा 100% ही होगी ना। टोटल सेल, जब आप टोटल सेल की बात क्या कर रहे हैं, 100% की बात कर रहे हैं। हाँ जी, 11 है जी, इफ द सेल पीवी रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट इज 30%, सेलिंग प्राइस इज 25 पर यूनिट, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी। अब मार्जिनल कॉस्ट इसकी बताएं जी, वेरी सिंपल। आप ये भी पीवी रेशियो उसमें क्या है जी आपकी 30% है, सेलिंग प्राइस उसने दे दिया आपकी 25 है, तो उसने पूछा जी कि वेरिएबल मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट वुड बी मार्जिनल कॉस्ट। एमसी उसने पूछा, आपने मार्जिनल कॉस्ट पूछा है, जल्दी से बता दें अब इसकी क्या है जी। अब देखिए, आपको बार बार मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये अगर ट्रिक समझ गए ना, ये ट्रिक समझ गए कि सेल को आपने हमेशा यहाँ पे कंसीडर करना है जी, आपकी ये 100% की बात हो रही होगी, इसमें से वेरिएबल कास्ट आप लेस करते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन या पीवी रेशो पे पहुंचते हैं। जब भी आपको कहता है, इसमें इसने कहा हुआ है कि आपकी पीवी रेशो क्या है जी 30% है उसने कहा, ठीक है, तो आपने फौरन से ज्यूम करना है कि इट्स मीन कि ये वेरिएबल कास्ट आपकी 70% है, ठीक है। फौरन से कैलकुलेट कर लेना है कि वेरिएबल कास्ट आपकी क्या बन रही है जी 70%।
ये अगर 30% आया तो ये 70% है, 100 में से 70 लेस करें तो 30% आएगा ना। ये ट्रिक आपने समझना है। बार बार वो इधर ही घुमा रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग इसको पिक नहीं कर रहे। आप देखें, आपने उसने आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछी है, इसमें मार्जिनल कॉस्ट, ये सेल्स प्राइस आपको बताई हुई है, इसके में मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। अब आप कहेंगे इट्स मीन कि ये अगर सेल प्राइस 100% 25 रुपये है, तो इसका मैं 70% लूँगा तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगी। वेरिएबल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एक ही चीज़ होती है जी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 25 इंटू 70% करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 17.5 इज द राइट आंसर। ओके, फौरन से ये कैलकुलेशन अगर आपकी ग्रिप है तो आप फौरन से ये ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे जी। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि 30% अगर आपको बता रहा है तो ये 70% है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 70% है, ये 100% ही होगी सेल आपकी। अब आपको ये कहते हैं जी ये वेरिएबल कॉस्ट आपकी लेट्स सपोज 80% है, तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होगा? 20%। इधर आपको कहता है जी आपका ये 10% पीवी रेशो है, तो आप फौरन से पिक करेंगे कि यहाँ पे 90% कास्ट आएगी जी। कास्ट इसका मतलब यहाँ पे 90% सेल्स में से लेस करके वो इधर आ रहा है, और ये 100% ही होगा, सेल आपकी 100% ही होगी। ये देखो 90 + 10 100, 30 + 70 100, 20 + 80 100, तो ये 100% ही होगी सेल आपकी। तो ये पॉइंट आपसे बार बार यहीं पे घुमा रहा है आप लोगों को। ओके जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन कि हमने ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जर्व किया कि बहुत आ जाते हैं, और ये मोस्टली ब्रेक इवन एनालिसिस और पीवी रेशो पे पूछे जाते हैं। तो इस पे आई होप कि आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीख ली होंगी और इस पे फर्दर प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट हम कल क्लास नहीं होगी अभी, इसके बाद भी सर जाहिर भी क्लास कंडक्ट नहीं करेंगे। सर जाहिर कल जो है ना, आज जैसे 2 मैंने इकट्ठी कंडक्ट कर ली 2 घंटे की क्लास, इसी तरह कल जाहिर सर जाहिर भी 2 घंटे की इकट्ठी एक क्लास कंडक्ट कर लेंगे। तो एक ही क्लास कल होगी आपकी, इकोनॉमिक्स की मेरी क्लास होगी, आई थिंक सर आरफ करेंगे, और उसके बाद सर जाहिर करेंगे 2 घंटे की क्लास, और कास्ट की क्लास हमने कंबाइन कर ली, तो कल कास्ट की क्लास नहीं होगी। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अब आज सर आप अभी सर जाहिर की क्लास होगी सर? नहीं।